देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। आपको बता दें, सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव फील्ड में जाए, इस तरीके के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगले 2 महीने के अंदर सभी मंडलों का भ्रमण किया जाए। किसी भी तरह की शिथिलता, लापरवाही और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं फील्ड विजिट के दौरान अपने विभाग को लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा यहां पर की जाए। साथ ही साथ लंबित शिकायतों का तत्काल मेरिट के आधार पर निस्तारण कराया जाए। जहां गड़बड़ी हो वहां जवाबदेही तय करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। विजिट के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं और क्या कुछ निर्देश दिए हैं उसकी लगातार जानकारी। सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव फील्ड में जाए, इस तरीके के निर्देश। अगले 2 महीने के अंदर सभी मंडलों का भ्रमण यहां किया जाए। इसके साथ ही किसी भी तरह की शिथिलता, लापरवाही और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। फील्ड विजिट के दौरान अपने विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। लंबित शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। जहां गड़बड़ी हो वहां जवाबदेही तय करे। तो ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है और ये कहा है कि सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव फील्ड में जाएं और अगले 2 महीने के अंदर सभी मंडलों का वो भ्रमण करें। देखिए क्या कुछ समस्याएं हैं। किसी भी तरीके की जो भी लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड विजिट के दौरान अपने विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करें, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त है। लंबित शिकायतों का तत्काल मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाए, इसके यहां निर्देश दे दिए गए हैं। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे देना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज है। शाम 4 बजे मोर्चा सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा के मनोहर गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजन होगा और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि मिशन 2024 और यहां पर मां जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। जगह जगह यहां पर नेता पहुंच रहे हैं, जनता तक और तमाम तरीके की कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर रहे हैं। किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास हुआ है, इसका बखान भी किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि शाम 4 बजे मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और इसी के साथ ही पश्चिमी विधानसभा के मनोहर गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजन ये होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का महाराजगंज दौरा आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शाम 5:30 बजे व्यापारी सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। जिला पंचायत सभागार में व्यापारी सम्मेलन का संबोधन होने जा रहा है और इस दौरान क्या कुछ कहा जाता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन अपने आप में ये दौरा बेहद अहम, बेहद खास। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का महाराजगंज का ये दौरा और इस दौरान कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे व्यापारी सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान बड़ी बातें उनके द्वारा कही जा सकती है और क्या कुछ बातें उनके द्वारा कही जाएंगी इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। जिला पंचायत सभागार में व्यापारी सम्मेलन का ये आयोजन होने जा रहा है, जिसको संबोधित वो करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित इस दौरे को लेकर। महाराजगंज के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस दौरान दिशा निर्देश यहां पर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा दिए जा सकते हैं।
तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महाराजगंज, गोरखपुर और बस्ती का दौरा ये है। सुबह 10 बजे महाराजगंज में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2:10 पर बस्ती में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर ब्रजेश पाठक चर्चा करेंगे। तो 3 जिलों का ये दौरा ब्रजेश पाठक का, 3 जिलों का वो दौरा करेंगे। महाराजगंज, गोरखपुर और बस्ती जाएंगे। यहाँ कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे महाराजगंज में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर 12:10 पर बस्ती में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। अभियुक्त पांडे हमारे संवाददाता महाराजगंज से जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अभियुक्त, क्या कुछ कार्यक्रम आज का रहने वाला है? क्योंकि देखिए, ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास, क्योंकि मिशन 2024 जिसको लेकर तैयारियों में बीजेपी अब पूरी तरीके से जुट गई है। कई कार्यक्रम महाराजगंज में आयोजित किए जाने हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी? आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दौरा है और यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी दौरा है। कुल मिला के जो है मिशन 2024 की तैयारी जो है बीजेपी ने शुरू कर दी है। ब्रजेश पाठक जो है कार्यकर्ता सम्मेलन, वरिष्ठ जो जिले के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। तो वहीं जो है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो व्यापारियों के साथ जो है जिला पंचायत सभागार में जो है एक बैठक को जो है संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के जो है चाहे वो कार्यकर्ता हो या जिले के वरिष्ठ व्यापारी हो, उनको जो है 2024 के मिशन की तैयारी को लेकर जो है विशेष चर्चा जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के तरफ से की जानी है। और चूंकि आज जिले में तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता भी आ रहे हैं, चूंकि जो जिले के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनके यहाँ एक निजी कार्यक्रम है। उस निजी कार्यक्रम में जिले में मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे जो देश के बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो जो रक्षा मंत्री हैं, या फिर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हो, तमाम ऐसे बड़े नेता, डिप्टी सीएम समेत तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो आज उनके आवास पे जाएंगे। तो कुल मिला के आज कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है और बेहद हलचल यहाँ रहने वाली है। कार्यकर्ताओं को यहाँ पर तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि क्या कुछ इस दौरान होता है ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी अब तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे दें। संजीव जीवा की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस विभाग आ गया है। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के यहां दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पेशी पर आए आरोपियों की भी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। कल लखनऊ में पेशी के दौरान जिस तरीके से कोर्ट में संजीव की हत्या हुई थी, अब उसके बाद अलर्ट मोड पर यहां पर प्रशासन है। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि पेशी पर आए जो भी आरोपी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसकी जिम्मेदारी उनकी है। कल जिस तरीके से लखनऊ में पेशी के दौरान कोर्ट में संजीव की हत्या की गई थी, उसके बाद कई सवाल निशान यहां पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं और इसी को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए निर्देश दिया गया है, कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जिस भी आरोपी को पेशी के लिए लाया जाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं लखनऊ सिविल कोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कुख्यात बदमाश संजीव जीवा को मौत के घाट उतारने वाला बदमाश विजय यादव जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के सरकी सुल्तानपुर गांव का रहने वाला था। राजधानी को थर्राने वाले इस बदमाश का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और सूचना मिलते ही सर्किल सीओ समेत
केराकत थाने की पुलिस उसके गांव पहुंचकर पूछताछ भी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि विजय यादव के खिलाफ अभी तक 2016 में एक लड़की को भगाने का केस दर्ज है और शूटर विजय यादव के पिता श्यामा यादव ने ये बताया है कि मेरा बेटा मुंबई में टाटा कंपनी में काम करता था। उसके बाद वह नौकरी छोड़कर घर चला गया। 1.5 महीने बाद वह लखनऊ रोजगार की तलाश में गया था। वहां पर विजय जल पाइप वाले काम में लगा हुआ था और बीते 10 मई को मेरे साले की लड़की की शादी में वो आया था और 11 मई को वह वापस लखनऊ चला गया था। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। हम लोग बात करने की कोशिश भी करते थे तो उसका फोन बंद आता था। आज इस घटना की जानकारी ग्राम प्रधान के माध्यम से उन्हें हुई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बलिया वो पहुंचे और जहां राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कौन से गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। राहुल गांधी तो जनेऊ को ऊपर पहनने पर आपको बता दें कि दिखाते हैं। का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ जनता को अपने कार्यों का हिसाब देने का काम कर रही है। जनता के बीच में जा रही है, इसीलिए जा पा रही है कि सरकार ने काम किए हैं। सरकार के पास बताने के लिए कि हाँ ये किया है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नादान राजनीति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं, दुनिया के देशों में जाकर के और भारत के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी खराब वहीं मैनपुरी में भर भराकर मकान का छज्जा गिरा है। आपको बता दें कि हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सैफई हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के ब्रिज कॉलोनी की ये पूरी घटना है। तो यहाँ छज्जा गिर गया मकान का भरभराकर और आपको बता दें कि इस दौरान एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर मेरठ से है जहां मरीज को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब मेरठ में सड़कों की मरम्मत के लिए भी एम्बुलेंस पहुंचेगी। जी हां, इसके लिए आपको केवल सड़क के गड्ढे की फोटो निगम को भेजनी होगी, फिर निगम सड़कों के गड्ढों से ठीक करेगा। और आपको बता दें कि सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम को 2 सड़क एम्बुलेंस मिली है जो सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचेगी और उसमें सवार निगम कर्मी गड्ढे को भरने का काम करेंगे। आज माननीय महापौर जी द्वारा रोड एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया गया है। इस एम्बुलेंस का मुख्य उद्देश्य हमारे नगर निगम की तरफ से जो भी पब्लिक की तरफ से किसी भी माध्यम से कंप्लेंट आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे 1533 नंबर के माध्यम से हो, या फिर हमारी जो मोबाइल ऐप हमने डेवलप की है या उसके माध्यम से कोई भी कंप्लेंट हम लोगों को आती है, वहाँ पे ये रोड एम्बुलेंस को तुरंत भेजा जाएगा। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि रिस्पॉन्स टाइम हम जो है मिनिमम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में हम लोग वहाँ पे इस गाड़ी को भेजें और वहाँ पे उस गड्ढे का पैचवर्क करने के बाद इसकी सूचना, जैसे कि महापौर जी ने बताया, हमारे कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी और इसकी जीपीएस इसको टैग किया जाएगा। झांसी से खबर है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। बेटी की विदा कराने जा रहे था परिवार, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि झांसी के सकराल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बेटी को विदा करने के लिए पूरा परिवार जा रहा था, उस समय यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हो गई है जबकि इस पूरे हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इनमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। सभी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि बेटी को विदा करने के लिए पूरा परिवार जा रहा था। झांसी के सकराल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ हादसा हुआ, एक की मौत हुई, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा दरअसल सकरा थाना के अंतर्गत निवाड़ी के जो लोग हैं वो ये ट्रॉली पलट गई है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसका नाम है राकेश, और बाकी पाँच लोग घायल हैं जिनका अभी उपचार। वहीं आपको बता दें, धर्मांतरण के गाजियाबाद मॉड्यूल को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक बद्दो गिरोह अब तक 400 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 5 राज्यों में धर्मांतरण के जाल फैले हुए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन तलाश कर रही है। वहीं NIA भी जांच लगातार कर रही है। जाहिर है बद्दो की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम रंग लाई है और इस मामले में लगातार एक्शन हो रहे हैं। अब ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन, NIA का फुल एक्शन, ऑनलाइन गेम या जिहाद का एजेंडा, हिंदू को मुसलमान बनाने का फंडा, बद्दो गिरोह का 5 राज्यों में जाल, धर्मांतरण के पीछे गहरी चाल, धर्मांतरण का गेम ओवर। बारी है धर्मांतरण के गेम ओवर की। जी हां, धर्मांतरण के गाजियाबाद मॉड्यूल को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 1 इंडिया की मुहिम रंग लाई है। पुलिस के मुताबिक बद्दो गिरोह अब तक 400 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। 5 राज्यों में धर्मांतरण के जाल फैला है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां बद्दो के पाकिस्तानी कनेक्शन को भी खंगाल रही हैं। NIA भी जांच में जुट गई है। जाहिर है बद्दो की गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में तमाम खुलासे हो सकते हैं। वहीं इस मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। जरूरत है ऐसे ऑनलाइन गेम पर कड़े पहरे और सख्ती की, तभी धर्मांतरण के इस नए तरीके पे लगाम लग सकती है। पाकिस्तान के गजवाए हिंद के तहत, वहां से आने वाली फंडिंग के तहत हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो हिंदू बच्चों का, जैन बच्चों का या दूसरे धर्मों का, उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करा दें। और मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनको शिक्षा दें। गाजियाबाद की घटना ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं आज अपने मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो पाकिस्तान द्वारा संचालित किसी भी एक को, किसी भी नेटवर्क सोशल साइट को कतई न देखें और न ही वहाँ के दानिश्वरों के जरिए लिखी गई किताबें या तकरीरें न सुने। और मैं वालिदैन से भी कहूँगा कि अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी सरगर्मियों पर भी नज़र रखें कि क्या चीज़ वो पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ वो देख रहे हैं। जाहिर है धर्मांतरण के नेक्सस का खुलासा होगा तो धर्मांतरण का गेम ओवर होना तय है। वहीं गाजियाबाद के धर्मांतरण के नए मॉड्यूल पर भी पुलिस को नए तरीके से निपटने के तरीके अपनाने होंगे। देखना होगा गेमिंग कंपनियां पुलिस के नोटिस के जवाब में क्या कहती हैं। फिलहाल अभिभावकों को भी सतर्क रहना होगा कि कहीं उनके बच्चे ऑनलाइन गेम ऐप के जरिए किसी के हाथ का खिलौना तो नहीं बन रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। इस दौरान नोएडा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों के साथ टिफिन पर चर्चा की। आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। वहीं विपक्ष की कितनी तैयारी और क्या विपक्ष बीजेपी को चुनाव में टक्कर देने के लिए तैयार है, अब इस रिपोर्ट में आप देखिए। मिशन 80 को लेकर बीजेपी का पर्चा।
चाय पर चर्चा के बाद टिफिन पर चर्चा। सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, क्या विपक्ष के लिए होगा हार? टिफिन से जीत की खुशबू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान से मतदाताओं को जोड़ रही है। बीजेपी का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से बीजेपी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अपना टिफिन लेकर नोएडा के सेक्टर 51 स्थित एलपीएस स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां नड्डा ने पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनके साथ लंच किया और लंच के दौरान लोकसभा चुनाव और मिशन 80 पर चर्चा की। बीजेपी इस अभियान से कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत क्या है, इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर टिफिन बैठक करेगी, जो 30 जून तक सिलसिलेवार तरीके से जारी रहेगी। दरअसल पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने टिफिन पे चर्चा अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को जानकारियां दी जाती थी। अब इसी अभियान को बीजेपी यूपी की सभी सीटों पर करने वाली है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति को पूरे तरीके से धार देने में लगी है। बीजेपी अपनी नीति और रणनीति से विपक्ष को पटखनी देने की हर कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरातल पर उतर के मतदाताओं को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े कथित यौन शोषण मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आंदोलन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। 7 जून को पहलवानों और अनुराग ठाकुर के बीच ये मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री से पहलवानों ने इस दौरान 5 मांगे रखी। अब ये रिपोर्ट देखिए। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष महिला हो, बृजभूषण या उनकी फैमिली का कोई मेंबर डब्ल्यूएफआई का हिस्सा न रहे, डब्ल्यूएफआई के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की एफआईआर रद्द हो, बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी।
जो तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।